हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो आज के ऐसे प्रैक्टिस के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 2023 मतलब जो लास्ट ईयर 2023 में जो इंग्लिश एस्से के जितने भी टॉपिक्स आए थे उस पे एक हम लोग कैसे मॉडल एस्से लिख सकते हैं उस बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 2023 में आपका क्या प्रश्न था एस्से का। राइट एन एस्से इन अबाउट 500 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या टॉपिक्स थे आपके। पहला टॉपिक था एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया। दूसरा टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस एमिशन। तीसरा टॉपिक था वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। एंड चौथा टॉपिक था इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हर एक टॉपिक पे हम कैसे एक मॉडल ऐसे लिख सकते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके। तो पहला टॉपिक था आपका एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया। तो हमने इसमें कौन सा कोट यूज किया है, सेल्फ रिलायंस इज द ओनली रोड टू ट्रू फ्रीडम। तो ये कुछ कुछ मेक इन इंडिया से मिलता जुलता है, इसलिए हमने इस कोट को वहां ऊपर रख लिया। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। मेक इन इंडिया इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट in 2014 to boost manufacturing and promote self-reliance. The idea is to encourage companies, both domestic and international, to set up factories in India, generate employment, and strengthen the economy. This initiative aims to reduce dependence on imports and make India a global manufacturing hub by focusing on sectors such as automobiles, textiles, electronics, and defense. Make in India has opened new opportunities for growth and development. तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा मेक इन इंडिया जो प्लान है उसको गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए। इसका आइडिया था कंपनीज को एनकरेज करना, किस चीज के लिए, और ये दोनों तरह की कंपनियों के लिए है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों के लिए, कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था कि हम जो हमारा इंपोर्ट है उस पर हम अपने डिपेंडेंसी को कम करें और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। और इसमें कौन कौन से सेक्टर को मेनली फोकस किया गया था, वो थे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस। और इस तरह से मेक इन इंडिया जो अभी हमारा चल ही रहा है उसमें हमने देखा कि इसने न्यू अपॉर्चुनिटीज बनाए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वही हमने इस पैराग्राफ में मेंशन किया है। आगे, one of the biggest advantages of make in India is job creation. With a large and growing population, employment is a crucial factor for the country's progress. When industries expand within India, they provide direct and indirect jobs to millions of people, from factory workers to engineers. Everyone benefits from the rise in manufacturing activities. More jobs mean बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर मेनी इंडियन फैमिलीज। इसमें पहले एडवांटेज क्या है मेक इन इंडिया का? जॉब क्रिएशन मतलब रोजगार सृजन, जिसमें क्या होगा कि जैसे ही इंडिया में फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होगा तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इस समय की जरूरत भी है। अगर हम अपने देश में देखें तो कितनी बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से देश के अंदर रोजगार सृजन होगा और ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलने से क्या होगा, यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होगा और देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा। आगे, अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। व्हेन इंडिया मैन्युफैक्चर्स गुड्स locally, there is less need to import products from other countries. This helps in saving foreign currency and strengthening the Indian rupee. At the same time, when Indian products are exported, the country earns revenue, improving its economic condition. For example, India has become a major exporter of mobile phones and automobiles thanks to the growth of local industry. तो दूसरा बेनिफिट क्या है मेक इन इंडिया का? इससे आपका जो इंपोर्ट है उसमें रिडक्शन होगा और एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा इंडिया से। और एक्सपोर्ट बढ़ने से हम अपने फॉरेन करेंसी को बचा के रख सकते हैं और हमारा जो इंडियन रूपी होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। और एक्सपोर्ट की वजह से हमारे कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगा। जैसे कि हम आज एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया आज के समय में मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स आदि चीजों का मेजर एक्सपोर्टर हो गया है। तो वही उसी की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेक इन इंडिया ऑल्सो इनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट which brings advanced technology and expertise into the country. Many global companies such as Apple, Samsung and Boeing have set up factories in India, which helps in the transfer of technical knowledge. This benefits Indian workers and companies as they get access to better machinery, skills and production techniques. With foreign direct investment, India's infrastructure such as
roads, ports and power supply also improves, making it easier for business to grow. तो इसमें बताया गया है कि मेक इन इंडिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, जिससे कि क्या होगा कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो इंडिया में अपने ऑफिस या अपने फैक्ट्री सेटअप करेंगी, उससे हमारे इंडियन वर्कर्स को जॉब तो मिलेगा ही, और उनको बेटर मशीनरी, उनको बेहतर स्किल्स और बेहतर प्रोडक्शन टेक्निक्स भी सीखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अच्छे रोड, पोर्ट्स और पावर सप्लाई की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होगी। तो उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में आपकी की गई है। A key advantage of Make in India is its impact on innovation and research. When manufacturing grows, there is a need for new technologies and efficient processes. This pushes Indian engineers and scientists to develop new ideas, leading to innovation. For example, India has made progress in space technology, renewable energy, and medical equipment due to local manufacturing and research. तो इसमें बताया गया है कि कैसे मेक इन इंडिया इनोवेशन एंड रिसर्च को भी बढ़ावा देता है, और इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में और मेडिकल इक्विपमेंट को भी मैन्युफैक्चर करने में इंडिया आज अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजीज और इफिशिएंट प्रोसेस पर भी इनोवेशन और रिसर्च ज्यादा से ज्यादा होंगे, और कुल मिलाकर ये हमारे इंडिया इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट, the campaign also supports small and medium enterprises, which are the backbone of Indian economy. By providing financial assistance, training, and resources, Make in India helps these businesses expand. When small businesses grow, they create more employment opportunities and contribute to the overall development of the country. Many startups in India have benefited from this initiative and are now producing world class products. तो ये जो कैंपेन है आपका मेक इन इंडिया, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? उनके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, और मेक इन इंडिया उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी हेल्प करता है। और जब ये स्मॉल बिजनेसेस ग्रो होते हैं, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करते हैं, और ये भी हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी भागीदारी देते हैं। Next paragraph. Despite its benefits, Make in India also faces some challenges. The country needs better infrastructure, faster approvals of businesses, and a stronger legal framework to protect investors. However, with continuous efforts, these issues can be addressed. तो हमने इसमें मेक इन इंडिया के कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हमें और भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जो बिजनेसेस का अप्रूवल्स होता है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है, और एक स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इन कंक्लूजन, मेक इन इंडिया इज अ स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। बाय सपोर्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज, द इनिशिएटिव क्रिएट्स जॉब्स, बूस्ट्स exports and promotes innovation. If implemented efficiently, Make in India can transform India into a global leader in manufacturing and economic development. तो कंक्लूजन में बताया गया है कि मेक इन इंडिया एक स्टेप है आत्मनिर्भरता की ओर, इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर और ग्लोबल रिकॉग्निशन की ओर। जब हम लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? जॉब क्रिएटिविटी होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और अंत में हमने मेंशन किया है कि अगर मेक इन इंडिया को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया, तो इंडिया को ये ग्लोबल लीडर बना सकता है। किस चीज में? मैन्युफैक्चरिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ऐसा करते हो 500 वर्ड्स में आपका फर्स्ट टॉपिक पे ऐसे फिनिश होता है। दूसरा टॉपिक आपका था ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस एमिशन। इसका हमने कैसे स्टार्ट किया? किस कोट के साथ? द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू अर्थ। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. It refers to the gradual increase in Earth's temperature due to human activities. The main reason behind this is the excessive emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. These gases trap heat in the atmosphere, leading to climate change, rising sea levels, and extreme weather conditions. If we do not take action soon, the consequences could be devastating for future generations. तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग कितना सीरियस चैलेंज है आज पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसका मतलब क्या होता है वो बताया गया है, और इसके क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन में क्या बताया गया है कि एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि मेन गैसेस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये गैसेस
एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इससे क्या होता है, लंबे समय तक क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आती है और इसका जो फाइनल परिणाम क्या हो सकता है, सी लेवल आपका धीरे धीरे राइज हो रहा है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इससे रोकने के लिए जल्दी ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। One of the major causes of global warming is the burning of fossil fuels like coal, oil and natural gas. Factories, vehicles and power plants release large amount of carbon dioxide into the air. As industrialization grows, the demand for energy increases, leading to more pollution. In countries like India, where industries are rapidly expanding, controlling emissions is a big challenge. However, switching to clean energy sources such as solar, wind and hydroelectric power can help reduce the damage. तो सबसे बड़ा जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का वो है फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, जैसे कि कोल हो गया, कोयला, तेल और नेचुरल गैस। और ये कहाँ कहाँ से हमें इस तरह के गैसेस निकलते हैं, फैक्ट्रीज हो गया, व्हीकल्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, जहाँ से हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। तो जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी का डिमांड इंक्रीज हो रहा है और इससे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इंडस्ट्रीज रैपिडली ग्रो हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, वहां पे इस तरह के एमिशन को रोकना काफी बड़ा चैलेंज है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग क्लीन एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएं। आगे, डिफोरेस्टेशन इज अनदर मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। Trees absorb carbon dioxide and help maintain the balance of gases in the atmosphere. However, due to urbanization, agriculture, and infrastructure development, forests are being cut down at an alarming rate. This not only increases carbon dioxide levels but also destroys wildlife habitats. In India, forests are being cleared for highways, mining, and construction, which adds to environmental problems. Planting more trees and protecting forests is necessary to slow down global warming. तो इसका दूसरा रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पेड़ काट के नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, माइनिंग के लिए स्पेस खाली करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, हमारा जो हरित आवरण है वो कम होते जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, ट्रीज जैसा हम लोग जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमोस्फेयर में वो गैसेस का बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जितने कम से कम पेड़ रहेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एग्रीकल्चर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। लाइवस्टॉक फार्मिंग रिलीजेस मीथेन, अ गैस दैट इज इवन मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। The excessive use of chemical fertilizers and pesticides also increase pollution. Sustainable farming methods, organic fertilizers and better waste management can help reduce the impact of agriculture on environment. तो इसमें एग्रीकल्चर कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग से भी हमें मीथेन वहां से रिलीज हो रहा है। तो ये इस तरह के हार्मफुल गैसेस जो है बेसिकली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब। तो इन सब से निपटने के लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे ज्यादा से ज्यादा निर्भरता बढ़ाना होगा और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स को बढ़ावा देना होगा और वेस्ट मैनेजमेंट को भी अच्छे से प्रबंधित करना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर ऑलरेडी विजिबल इन इंडिया। इन इंडिया समर्स आर गेटिंग हॉटर leading to water shortages and heat waves. Rising temperatures are also affecting agriculture, making it difficult for farmers to grow crops. Coastal cities like Mumbai and Chennai face the risk of flooding due to rising sea levels. In recent years, extreme weather events such as cyclones, droughts, and heavy rainfall have become more common. These disasters causes loss of life, destroy homes, and impact the economy. तो इसमें बताया गया ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे गर्मियां और भी ज्यादा गर्म हो रही है जिससे कि वाटर शॉर्टेज और हीट वेव्स जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है और टेम्परेचर राइज होने से एग्रीकल्चर भी हमारा प्रभावित हो रहा है क्योंकि फार्मर्स को काफी डिफिकल्टी हो रही है अपनी फसल उगाने में। और कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई और चेन्नई में देखते हैं कि शहरी बाढ़ का खतरा वहां पे हमेशा बना रहता है। और हमने देखा रिसेंट ईयर्स में कि कैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिले, जैसे साइक्लोन हो गया, सूखा हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, बिन मौसम बरसात भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाती है। और इन सब डिसास्टर की वजह से क्या हो जाता है, जान माल की क्षति होती है और इस तरह से वे हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। To control global warming, reducing greenhouse gas emission is essential. Governments and organizations around the world are taking steps to address this issue. The Paris Agreement is one such effort where countries have agreed to limit temperature rise by reducing emissions. India has also committed to increasing the
use of renewable energy and reducing dependence on coal. Electric vehicles, energy efficient buildings and improved public transport can also help in reducing pollution. तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है उसको रिड्यूस करना होगा, जिसमें हमें देखते हैं कि गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल पे वो इसके लिए कदम उठाते रहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया पेरिस एग्रीमेंट का, जहां जो भी इसके भागीदार देश हैं उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के इमिशन कम करने के लिए वो ये कंट्रीज एग्री हुए हैं, और इसमें इंडिया भी एक भागीदार देश है और इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है और कोल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज इसको देखा जा सकता है। इंडिविजुअल्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन डेली लाइफ, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, reducing waste and planting trees are simple yet effective ways to fight global warming. Schools and communities can spread awareness about the importance of protecting the environment. तो इसमें बताया गया कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कैसे चेंजेस ला सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा बिजली बचाएं, वेस्ट रिड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो ये सब छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद कर सकती है। स्कूल्स एंड कम्युनिटीज को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस को लोगों को समझाया जाना चाहिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इन कंक्लूजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर सीरियस थ्रेट्स टू आवर प्लैनेट। By taking responsible actions at both the government and individual levels, we can slow down climate change and protect the earth for future generations. The time to act is now before it is too late. तो कंक्लूजन में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो हमारे करेंटली एक सीरियस थ्रेट है हमारे प्लेनेट के लिए। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे और हमारी सरकारें भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्शन उनको लेना चाहिए, तभी हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को धीमा कर सकते हैं और अपने अर्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए उसी तरह प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो हमारे पास समय कम है और इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, हमें इससे निपटने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। तो ये आपका सेकंड टॉपिक था। 500 वर्ड्स में हमने इस पे भी ऐसे देख लिया कैसे लिखेंगे। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसको हमने कैसे स्टार्ट किया है। एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू स्पेंड मनी दे डोंट हैव फॉर समथिंग दे डोंट नीड। ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया इस कोड के साथ। अब चलिए इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, वेदर वी वॉच टेलीविजन, browse the internet or walk on the streets. Advertisements are everywhere. They influence the way we think, what we buy and how we view brands. From traditional posters and newspaper ads to digital marketing and social media campaigns, advertisements have evolved over time. Today, businesses spend millions to create eye-catching advertisements to attract customers and increase sales. तो इसमें बताया गया है कि आजकल एडवर्टीजमेंट हमारे डेली लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। चाहे हम टेलीविजन देखें या फिर इंटरनेट पे ब्राउज करें या फिर हम अपने रोड पे कहीं भी जा रहे हो, हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट हमें हर जगह मिल जाता है। और एडवर्टीजमेंट का मेन काम क्या होता है, आपको इन्फ्लुएंस करना होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग से लेके सोशल मीडिया कैंपेन्स तक हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। और आजकल हम देखते हैं कि बिजनेस जो होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए उस पर मिलियंस स्पेंड करती है ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। One of the biggest advantages of advertisements is that they help businesses grow. A well-designed advertisement can make a product popular in a short time. Companies use advertisements to introduce new products and inform people about their future features. For example, when a new smartphone is launched, advertisements highlight its camera, battery life, and unique functions to attract buyers. Without advertisements, many good products might go unnoticed and businesses would struggle to survive. तो इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एडवर्टीजमेंट का कि ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर एक वेल डिजाइंड एडवर्टीजमेंट है तो एक किसी प्रोडक्ट को थोड़े समय में ही पॉपुलर बना सकता है। कंपनीज क्या करती हैं कि कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में ग्राहकों को बताने के लिए एडवर्टीजमेंट लॉन्च करती है, जिसमें उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में ग्राहकों को जानकारी देती है। तो हम लोग अगर देखें कि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होता तो हम लोगों को कई प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट का कितना बड़ा रोल है बिजनेस को ग्रो करने में। Advertisements also provide consumers with choices. They help people compare different products and services, making it easier to decide what to buy. For example, when looking for a washing machine, one can see various ads showcasing features like
energy efficient, quick wash, and smart controls. This helps customers make informed decisions. In India, where there are multiple brands for everything from toothpaste to cars, advertisement play a key role in influencing buying behavior. तो हमारे पास इंडिया में देखते हैं कि हमारे पास किसी एक प्रोडक्ट के ही डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो एडवर्टीजमेंट हमें मदद करता है ये डिसाइड करने में कि हमें कौन से ब्रांड का वो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। तो हम डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जरूरतों के अनुसार और हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल रहेगा। तो उसी बात की चर्चा इसमें की गई है कि एडवर्टीजमेंट हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी मदद करती है। द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सोशल अवेयरनेस। Government campaigns like Swachh Bharat Abhiyan and Beti Bachao Beti Padhao have used advertisements to spread important messages. Health-related advertisement encourage people to quit smoking, get vaccinated, or maintain hygiene. Such advertisements create a positive impact on society by educating people about important issues. तो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल यहाँ पे सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम लोग देखें कि गवर्नमेंट के डिफरेंट जो अभियान है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उनके स्कीम्स है उसको भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है और समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर हम हेल्थ रिलेटेड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जैसे आप देखते हैं नशा मुक्ति से रिलेटेड जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है, या फिर किसी खास वैक्सीनेशन, या फिर स्वच्छता रखने इत्यादि से संबंधित जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, और इससे एक समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एडवर्टीजमेंट्स का। However, advertisements also have drawbacks. Many advertisements create unrealistic expectations. Beauty and fashion ads often show models with perfect skin and slim bodies, making people feel insecure about their appearance. Similarly, some food advertisements show items that look delicious but are very different from what customers actually get. This led to disappointment and dissatisfaction. अब इसमें एडवर्टीजमेंट के क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको बताया गया है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं, जैसे आप ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देखेंगे, और कुछ फूड एडवर्टीजमेंट जो देखने में तो आपको काफी यम्मी और लजीज लगेंगे, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आपका मिलता है वो उससे काफी डिफरेंट होता है। इससे क्या होता है, कस्टमर्स में डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। Another issue is false or misleading advertising. Some companies make exaggerated claims about their products to attract buyers. For example, fairness creams promise to make skin lighter in few weeks, but such claims are often untrue. In India, there have been cases where consumer courts have fined companies for false advertising. To protect people from such misleading ads, the government has strict advertising regulations. तो एक और इसका इशू क्या है इससे रिलेटेड कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होता है। तो ऐसे फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस लेके आती है, जिससे कि कस्टमर्स को इसमें बेवकूफ न बनाया जा सके। With the rise of social media, digital advertising has become extremely powerful. Companies use platforms like YouTube, Instagram, and Facebook to target a specific audience. Influencers and celebrities promote brands, making advertisements more personal and engaging. However, this has also led to concerns about privacy as companies collect user data to show personalized ads. तो हम लोग देखते हैं तो जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग वैसे ही पॉपुलर होता जा रहा है और पावरफुल भी होता जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे एड्स आते रहता है, इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, फेसबुक पे ऐड आते रहते हैं, जिससे कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। और जो सेलिब्रिटीज हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको भी उनके थ्रू भी एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाया जा सके। कई बार जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे हैं, और उससे जो डेटा प्राइवेसी का भी खतरा हम देखते हैं कि हमारे सामने आता है। अब कंक्लूजन में आते हैं। इन कंक्लूजन, द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज वास्ट एंड एवर चेंजिंग. It plays an important role in business growth, consumer awareness, and social messaging. However, it also has challenges like misleading claims and unrealistic portrayals. As consumers, being aware and making informed choices can help us navigate the world of advertisements wisely. जैसे बताया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट का वर्ल्ड है वो काफी बड़ा है और ये हमेशा चेंज होते रहता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल क्या है बिजनेस ग्रोथ में, कस्टमर अवेयरनेस में और सोशल मैसेजिंग में। ठीक है, लेकिन इसके सामने चैलेंजेस भी है कि कभी कभी ये मिसलीडिंग हो सकते हैं और अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। इसलिए एज ए कंज्यूमर हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए और हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, और इन एडवर्टीजमेंट के झांसे में हमें इजिली नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपका 500 वर्ड्स में थर्ड टॉपिक पे भी ऐसे हमने देख लिया। अब आते हैं आपका जो फोर्थ टॉपिक था, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
क्योंकि ये कोट ही है तो हमने इसको ही यहाँ पे कोट के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। दिस फेमस लाइन फ्रॉम शेलीज पोएम Ode to the West Wind carries a deep meaning. It reminds us that no matter how difficult a situation is, better days always follow. Just like winter is followed by spring, struggles in life eventually lead to happiness. This idea is not only true in nature but also in human life. Challenges and hardships are temporary, and if one has patience and determination, success and joy will surely arrive. तो इसमें कहाँ से ये लाइन लिया गया उसकी हमने चर्चा कर दी इंट्रोडक्शन में, और हमने बताया कि जैसे कि स्प्रिंग के बाद विंटर आता है, जैसे कि विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, वैसे ही हमारे हमारे लाइफ में स्ट्रगल के बाद एक खुशी का भी दौर आता है। तो इसमें आइडिया क्या बताया गया ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इसका मतलब हुआ कि जो चैलेंजेस है हमारे लाइफ में, जो कठिनाइयां हैं, जो स्ट्रगल है, वो टेम्पररी है, और अगर हमारे पास पेशेंस और डिटर्मिनेशन हो तो हमें सफलता और खुशियां अवश्य मिलेगी। दूसरा पैराग्राफ, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, पीपल फेस डिफिकल्टीज इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कैरियर सेटबैक्स और पर्सनल स्ट्रगल्स। हाउएवर, हिस्ट्री हैज शोन दैट those who remain strong during tough times eventually find success. For example, many great leaders and inventors faced failures before achieving greatness. Mahatma Gandhi, despite many obstacles, led India to independence. His journey was full of hardships, but his perseverance brought success. His life proves that no difficulty lasts forever and better days are always ahead. तो हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहता है, हमें हमारे हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या फिर करियर से रिलेटेड चुनौतियां हो गई या फिर कोई भी पर्सनल स्ट्रगल हो गया, तो इसमें हमें घबराना नहीं है, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते रहनी चाहिए और हमें एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। इसमें हमने महात्मा गांधी के का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए भी हमेशा भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे और फाइनली उनको सक्सेस मिला। द फ्रेज ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियाज प्रोग्रेस। द कंट्री हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग colonial rule, economic struggles and natural disasters. However, each difficult period has been followed by growth and development. After independence, India faced poverty and unemployment, but with time and effort, it became one of the fastest growing economies in the world. Today, India is advancing in technology, space research, and business, proving that after every hardship there is a progress. तो इस पैराग्राफ में इंडिया के प्रोग्रेस को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है कि कैसे पुराने समय से इंडिया ने अनेक तरह की चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि औपनिवेशिक शासन था, हमने इकोनॉमिक स्ट्रगल्स फेस किया, नेचुरल डिजास्टर इतने सारे आए, और सभी डिफिकल्ट पीरियड को के बाद एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी फेज आया। हमने स्वतंत्रता के बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं का भी सामना किया, लेकिन समय और निरंतर प्रयास से हमने सारी चुनौतियों से पार पाया और आज हम देखते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुका है, स्पेस रिसर्च में काफी आगे बढ़ चुका है, बिजनेस में भी हम देखते हैं कि काफी आगे बढ़ चुका है, और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड में आज के दिन में। उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। On a personal level, this idea gives hope to people going through difficult times. Students preparing for exam, job seekers facing rejections, and individuals dealing with failures can take inspiration from this thought. Failure is not the end, it is just a phase before success. A student who fails in one attempt can still achieve success with hard work and persistence. A person struggling in their career can rise again with new opportunities. As nature transforms from harsh winter to beautiful spring, life also moves from struggles to achievements. इसमें बताया गया है कि हम पर्सनल लेवल पे इस लाइन को कैसे ले सकते हैं। तो ये जो आइडिया है वो हमें एक होप देता है डिफिकल्ट टाइम्स में। जैसे कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई जिसको जॉब चाहिए वो काफी प्रयास के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा हो, और भी कई तरह की फेलियर्स हमारे जीवन में हो सकती है, तो ये जो लाइन है वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, एक थॉट देता है कि फेलियर एंड नहीं है, फेलियर के आगे हमें सक्सेस भी मिल सकता है। जिस प्रकार हार्श विंटर के बाद ब्यूटीफुल स्प्रिंग आता है, उसी तरह हमारे स्ट्रगल्स के भी दिन खत्म होते हैं और हमें हमारे पेशेंस और परसिवियरेंस के दम पे हमें भी सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी, यही होप हमें ये लाइन देता है। Seasons teach us an important lesson about patience. Winter may be cold and harsh, but it prepares the earth for the beauty of spring. Similarly, difficult times prepare individuals for a brighter future. Many successful people have faced hardships before reaching their goals.
For example, APJ Abdul Kalam, known as the Missile Man of India, came from a humble background. Despite financial struggles, he worked hard and became one of the India's greatest scientists and leaders. His life is a perfect example of how difficult phase led to success. तो इसमें बताया गया है कि जो सीजन्स होते हैं, जो मौसम होते हैं, वो हमें पेशेंस के बारे में एक अच्छी सीख हमें देते हैं। जैसे कि विंटर जो होता है वो काफी कोल्ड होता है, हार्श होता है, लेकिन अगर विंटर नहीं आएगा तो जो हमारा अर्थ है वो स्प्रिंग की ब्यूटी के लिए कैसे तैयार होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम का कि उन्होंने कैसे अपने मुश्किल दिनों में संघर्ष किया। उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे और भी कई तरह की समस्याएं थी जिनसे उन्होंने पेशेंस के साथ स्ट्रगल किया और एक दिन वो भारत के एक महान साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो उनका जीवन जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे डिफिकल्ट फेज के बाद एक सक्सेस हमें मिल सकता है। This phrase also encourages people to stay positive. No matter how tough a situation is, there is always hope. People should not lose confidence when facing difficulties because better times are on their way. It reminds us that nothing is permanent, not even sadness or failure. तो ये जो phrase है वो हमें बताता है, कौन सा phrase? If winter comes, can spring be far behind? ये हमें पॉजिटिव रहने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, एक उम्मीद की किरण जरूर रहती है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और जब भी हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसका हिम्मत से सामना करना है। और ये हमें बताता है कि कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सैडनेस एंड फेल्यूर भी परमानेंट नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे तो हम लोग उससे भी पार पा सकते हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इन कंक्लूजन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज अ मैसेज ऑफ होप, पेशेंस एंड परसिवरेंस। इट टीचेस अस दैट टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉरएवर एंड विद स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन ब्राइटर डेज विल ऑलवेज कम। तो इसमें यही बताया गया है, ये जो आपका फ्रेज है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये हमें मैसेज देता है होप का, पेशेंस का, परसिवरेंस का, ये सब सीख देता है हमें। और ये हमें बताता है कि टफ टाइम्स जो होता है, हमारे जीवन का जो डिफिकल्ट पीरियड होता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर हम में स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, तो हमारे लिए अच्छे दिन हमारा हमेशा इंतजार करते हैं। तो इसके साथ ही हमने 500 वर्ड्स में चौथे टॉपिक पे भी इससे लिख लिया है। तो ये थे आपके 2023 में पूछे हुए 4 टॉपिक्स ऐसे के, जिसको हमने देख लिया कि अगर इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो आप किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं 500 वर्ड्स में। तो अब आज के लिए जो आपका प्रैक्टिस के लिए जो आपको टॉपिक दे रहा हूं ऐसे प्रैक्टिस के लिए, वो टॉपिक है आपका एडुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो इसमें आप 500 वर्ड्स में ऐसे लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।